नमस्कार साथियों, मेरा नाम मनोज है और आप देख रहे हैं दृश्य कला। दृश्य कला के इस सेशन में आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है मौर्यकालीन कला। मौर्यकालीन कला, ठीक है। हालांकि थोड़ा इससे पीछे हम लोग देखते हैं। इससे पीछे जो हम लोग इससे पहले क्लास किए हैं वो सिंधु सभ्यता पे हम लोग क्लास किए हैं। यानी कि सिंधु सभ्यता पे जितनी भी चीज़ें थी, यानी कि उसमें जो स्थल प्राप्त हुए थे, उन स्थलों से जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे, है ना। जैसे कि टॉयज हैं, कुछ कुछ स्कल्पचर्स थे, कुछ पेंटिंग्स थे, अलग अलग तरह के कुछ नालियाँ प्राप्त हुई हैं, सड़कें हैं कैसी थी, वो इस तरह की चीज़ें थी जो कि हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। फिर उसके बाद जो है किस तरह की पूरी सभ्यता थी उसके बारे में पूरा विशेष चर्चा कर चुके हैं। लेकिन एक बात थोड़ा ध्यान देने योग्य है कि जब ये सभ्यता समाप्त हुई, यानी कि पतन हुआ इस सभ्यता का, वो लगभग 1500 बीसी के आसपास माना जाता है पतन का। लेकिन पतन होने के बाद बीच में काफ़ी लंबे समय का गैप हो जाता है। यानी कि इन लंबे समय गैपों में हमको कलाओं का विशेष कोई जिक्र ही नहीं मिलता है। ख़ास तौर पे हम भारतीय कला की बात कर रहे हैं। यानी कि भारतीय कला के दृष्टिकोण से अगर हम बात करते हैं, सिंधु सभ्यता जब पतन होता है यानी कि 1500 ईसा पूर्व के आसपास, इतने लंबे समय के बीच में जो है कोई विशेष कलाओं का जिक्र नहीं होता है। अब चाहे आप उसमें जो है वैदिक काल ले लीजिए या फिर जो है महाजनपद काल ले लीजिए, महाजनपद काल ले लीजिए, ठीक है। यानी कि इन सब में जो है विशेष कोई कलाओं का जिक्र नहीं मिलता है, किसी भी तरह का कला का जिक्र नहीं मिलता है। यानी कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के एक समय आता है 300 ईसा पूर्व। ये जो 300 ईसा पूर्व है, हमको यहीं पर जा कर के कुछ कलाओं का जिक्र मिलने शुरू होते हैं। जैसे कि पेंटिंग्स के दृष्टिकोण से देखेंगे तो वो है जोगीमारा, जो कि जोगीमारा हम लोग इसके बाद थोड़ा चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि जो भी हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, उन टॉपिकों में हम तीन दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं। एक तो आर्किटेक्चर, फिर दूसरा स्कल्पचर और तीसरा जो है पेंटिंग। इन तीनों को साथ में लेकर चलेंगे तो मुझे क्रोनोलॉजी समझ में आएगी। यानी कि हम लोग को क्रोनोलॉजी समझ में आएगी कि आखिर हम समझ क्या रहे हैं और पढ़ क्या रहे हैं। तो तीनों को साथ में लेकर ही चल रहे हैं। अभी फ़िलहाल जो मौर्यकालीन कलाओं में हम बात करने वाले हैं, उनकी आर्किटेक्चर और स्तूप या फिर जो है उनके स्तंभ जो मिले हैं, उनके स्कल्पचर से जो मिले हैं, उन पे हम लोग बात करेंगे। बाकी जो है आगे जो बात करेंगे वो जोगीमारा गुफा में जो चित्र प्राप्त हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो थोड़ा सा हमारा जो है एक कंप्लीट टॉपिक समझ में आएगा। फिलहाल हम लोग जो है अभी मौर्यकालीन कलाओं के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें आपके आर्किटेक्चर, है ना, इस तरह के स्तंभ हैं, कुछ पिलर्स वगैरह जो होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए कि इनका बैकग्राउंड क्या था। यानी कि ये जो वंश था मौर्य वंश, इस वंश में जो मेन मेन राजा आए, यानी कि जो कला संरक्षक आए, वो कौन कौन थे, किनकी किनकी अहम भूमिका थी इनमें कलाओं का जो ठीक ठाक जिक्र किए हैं, या फिर उनके समय में जो निर्माण हुए हैं कलाओं का, वो कौन कौन था, थोड़ा उनके बारे में एक बार नाम सहित जिक्र कर लिया जाए तो ज़्यादा ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद जो है हम लोग इनके डायरेक्ट कलाओं पे बात करते हैं। बात ये है कि 323 ईसा पूर्व में, 323 ईसा पूर्व में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य, ये जो है इस वंश की स्थापना करते हैं, ठीक। और मगध साम्राज्य के ये जो है स्वामी बनते हैं और पाटलिपुत्र इनकी राजधानी होती है। पाटलिपुत्र इनकी राजधानी होती है और इनका जो साम्राज्य था पूरे समूचे भारत में विकसित था। अब वो समूचा भारत, आज के दृष्टिकोण से अगर हम बात करते हैं तो एक तो भारत तो था ही, दूसरा बांग्लादेश भी था,
बांग्लादेश, तीसरा पाकिस्तान, चौथा नेपाल। ठीक है, इस तरह से। और अफगानिस्तान भी था, अफगानिस्तान भी था। ये जो इतने हैं ना, एक समय में समूचा भारत था, समूचा भारत। इसी समूचे भारत में इनके जो है पूरे साम्राज्य जो है विकसित है। ध्यान दीजिएगा, ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ। जो भी इनके स्तंभ, स्तूप, है ना, स्कल्पचर्स जो भी मिले हैं, अभी थोड़ा सा आगे जिक्र होगा कि वो कहाँ कहाँ पर हैं। थोड़ा ये चीज़ अगर पता रहेगा, यानी कि इंडिया की तो बात होगा ही, कुछ यहाँ पर भी है, कुछ यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर, कुछ यहाँ पर, तो इस तरह से आगे जिक्र होगा। तब समझ में आएगा कि हाँ, उनका साम्राज्य जहाँ 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 तक स्थापित था, वहाँ वहाँ तक उनकी कलाओं को हम जिक्र पाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मौर्यकालीन कला है, उनको हम दो भागों में पढ़ते हैं, यानी कि एक तो राज्याश्रित कला, राज्याश्रित कला, और दूसरा है जो है लोक कला। ठीक है, इस राज्याश्रित कला में हम स्तूप पढ़ते हैं, उनके स्तंभ पढ़ते हैं, उनकी गुफाओं को भी देखते हैं। ठीक है, और उनके महल को देखते हैं, यानी कि राजप्रासाद, राजप्रासाद। यानी कि जो राज्याश्रित कला थी, उसको राज्याश्रित कला इसलिए बोलते हैं कि जो राजाओं के आदेश पर जिन कलाओं का निर्माण होता था, यानी कि उनके आदेश पर, तो वो राज्याश्रित कला होता है। और लोक कला में हम क्या देखते हैं, जैसे यक्ष है, यक्षिणी है, यानी कि जो मूर्ति मिली हुई है, यानी कि यक्ष और यक्षिणी के खास तौर पे वो लोक कला के अंतर्गत उसको रखते हैं। क्यों? इसलिए कि ये जो इन कलाओं का जो निर्माण किए थे, वहाँ के स्थानीय लोग अपने स्वतंत्र विचारों से इन कलाओं का निर्माण किए थे, इसलिए उसको हम लोक कला के अंतर्गत मानते हैं। जैसे कि अभी जो है हम समसामयिक की बात करते हैं कि सारे लोगों के गांव में जो है कोई न कोई एक मतलब देवस्थान होता है, उस देवस्थान पे कोई एक देवता होता है। एग्जाम्पल के तौर पे कि तरह तरह की देवियाँ होती हैं लोकल लैंग्वेज में, जैसे कि कहीं कहीं जो है कौन से वीर बाबा होते हैं, कौन सी माई होती हैं, इस तरह से अलग अलग। तो उस जमाने में जो है वहाँ के स्थानीय लोग भी इन तरह की देवी देवताओं की भी मूर्तियाँ बनाते थे और पूजते थे। इस तरह से कुछ था, तो जिसके अंतर्गत हम लोक कला रखते हैं। बाकी जो है ये राजसिद्ध कला है, ध्यान दीजिएगा। अब हम जो अलग अलग बात करते हैं अलग अलग टॉपिक पे, तो थोड़ा सा क्रोनोलॉजी समझ में आएगा। यानी कि हम सबसे पहले जो है बात करेंगे राजसिद्ध कला पे, राजाश्रित कला पे। ठीक है, इस राजाश्रित कला में हम सबसे पहला जो बात उठा रहे हैं वो राजप्रासाद पे बात उठा रहे हैं। राजप्रासाद, मन में ये विचार जरूर आया होगा कि आप सबसे पहले स्तूप क्यों नहीं उठाए, स्तंभ क्यों नहीं उठाए, या फिर गुफाओं को क्यों नहीं उठाए, इसी को सबसे पहले क्यों उठा रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि जो ये राजप्रासाद है ना, ये मौर्य काल का सबसे पहला नमूना इसी में देखा जाता है, इसी को देखा जाता है। क्यों? क्योंकि जो मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने ही इस राजप्रासाद का निर्माण करवाया था। ध्यान दीजिएगा, ये जो राजप्रासाद है ये चंद्रगुप्त मौर्य का एक महल था, और इस महल को इन्होंने अपने ही राजधानी यानी कि पाटलिपुत्र में बनवाए थे। पाटलिपुत्र, यहीं पर इन्होंने बनवाया था। और ये जो महल था ये गंगा के किनारे बनवाए थे इन्होंने, गंगा नदी है उसी के किनारे बनवाया था, जो प्रेजेंट टाइम में हम पटना में देखते हैं इसको। अरे वही पाटलिपुत्र पहले था, आज पटना है, पटना में देखते हैं। और ये जो राजप्रासाद है
ये किन किन माध्यमों में बना था, ऐसी क्या विशेषता थी इसमें कि जो लोगों ने इसके बारे में एक अच्छा खासा वर्णन किया है, चर्चा किया है। तो थोड़ा उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ये राजप्रसाद जो है पत्थरों से बनाया गया था, लकड़ियों से बनाया गया था। इसमें लकड़ी का भी प्रयोग था, लोहे का भी प्रयोग था, और खूबसूरत खूबसूरत अलंकरण उसमें हुए थे, ठीक ठाक अलंकरण हुए थे। इसी राजप्रसाद का वर्णन जो है एक यूनानी राजदूत आया हुआ था इसी महल में, उसका नाम था मेगस्थनीज। मेगस्थनीज इन्होंने जो है इसका वर्णन अपने इंडिका में किया है, इंडिका में किया है। और दूसरे व्यक्ति और थे जो इसका वर्णन किए हैं, वो हैं कौटिल्य। कौटिल्य कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इसका अच्छा खासा वर्णन किया है, अर्थशास्त्र में। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा कि ये इंडिका और अर्थशास्त्र ये है साहित्यिक साक्ष्य। ठीक, ये साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। और बाकी जो हमको विजुअल दिखते हैं, जैसे कि स्कल्पचर्स दिखेंगे, स्तूप दिखेंगे, है ना, जो पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत आते हैं वो हैं। जैसे कि अभी इससे पहले हम लोग सिंधु सभ्यता पढ़े थे, उसमें क्या पढ़े थे, वो आदि ऐतिहासिक काल के समय की है, यानी कि उसमें जो है साहित्यिक मतलब कि लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं, लेकिन पढ़े नहीं गए हैं, इसलिए वो आदि ऐतिहासिक काल है। उससे पहले अगर हम देखते हैं कि जो प्रागैतिहासिक काल होता है, उसमें क्या होता है, न तो कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ था, न ही पढ़ा ही गया। जब लिखा ही नहीं गया था तो पढ़ा कहाँ से जाएगा, तो वो प्रागैतिहासिक काल है। ठीक है, प्रागैतिहासिक। लेकिन जब इंडस वैली में हम एंट्री करते हैं तो उसमें आदि ऐतिहासिक के समय की बात करते हैं, यानी कि लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुआ था लेकिन पढ़ा नहीं गया था। अब जब इंडस वैली के बाद, यानी कि हम 3rd सेंचुरी BC में जब एंट्री करते हैं, तो वहाँ से हमारा जो है यानी कि साहित्यिक साक्ष्य भी प्राप्त होता है और पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त होता है। इसलिए हम ये जो अध्ययन कर रहे हैं, ऐतिहासिक काल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, यानी कि इसमें जो है जो लिखित साक्ष्य मिले हुए हैं उनको पढ़ा भी गया है, बाकी जो है जो चीज़ पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर मिले हैं उनको देखा भी गया है। तो लिखित साक्ष्य में यानी कि मेगास्थनीज के द्वारा कुछ लिखित साक्ष्य था और कुछ जो है कौटिल्य के द्वारा। ठीक, ये बात है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि इसके बाद जो हम बात करते हैं वो है स्तंभ के बारे में बात करते हैं। देखिए, राजप्रसाद का तो बात हो गया, अब हम थोड़ा स्तंभ के बारे में बात करते हैं कि इस मौर्य काल में स्तंभ कौन कौन से हैं, या फिर वो स्तंभ किस लिए होते थे, उनको क्यों बनाया जाता था, किस उनके मतलब कि उनके संरचना में वो किस तरह से दिखते हैं, उनके बारे में थोड़ा देखते हैं। उनके संरचना में अलग अलग उनके अंग के नाम क्या क्या हैं, थोड़ा सा डिटेल में ड्राइंग के साथ में थोड़ा देखते हैं, सीखते हैं कि आखिर वो हैं क्या। ध्यान दीजिएगा कि ये जो स्तंभ हैं ये अशोक के समय में बनाए गए हैं, यानी कि अशोक ने ही बनवाया है। अशोक ने ही इस स्तंभ को बनवाया है। और किस लिए बनवाया है, धम्म प्रसार प्रचार के लिए, यानी कि धम्म प्रचार प्रसार के लिए। ठीक, और ये जो स्तंभ बने हुए थे ये चुनार के लाल बलुआ पत्थर से बने हुए थे, चुनार के लाल बलुआ पत्थर। ठीक, दूसरी बात यह है कि इस पे एक खास तरह की पॉलिश होती थी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओप। इसको हम ओप भी बोलते हैं। यही ओप जो है इस पूरे मौर्य काल की एक खास विशेषता मानी जाती है। कहीं भी आप देखेंगे, चाहे उनके पिलर्स को देखेंगे तो, स्कल्पचर्स को भी देखेंगे तो, और चाहे गुफाओं में जो उनमें कमरे बने हुए हैं, सारी चीज जगहों पर जो है खास तरह का पॉलिश मतलब चमकाया गया है, उनको पॉलिश किया गया है, जिसको हम ओप बोलते हैं। ठीक, उसके बाद जो है ये जो स्तंभ होते थे ये 35 से 50 फीट ऊंचे होते थे।
अभी भी मौजूदा है, और एकाश में पत्थर में बने होते हैं। एकाश में, एकाश में पत्थर, इसी को मोनोलिथिक बोलते हैं। ठीक है, एकाश में पत्थर में बने होते हैं, और नीचे से ऊपर तक क्रमशः ये मोटे से पतले होते गए हैं। ठीक है, अभी संरचना में बताते हैं ड्राइंग करके। और किस चीज़ का प्रचार प्रसार के लिए बनाते थे? ये बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बनाते थे। बौद्ध धर्म के लिए प्रचार प्रसार के लिए बनाते थे। ठीक, उसके बाद जो है एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि इस स्तंभ पर ब्राह्मी लिपि में लेख लिखे जाते थे। ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि में लेख लिखे जाते थे, और इस लिपि को सबसे पहले जो पढ़ने में सक्षम हुए हैं वो हैं जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप, इन्होंने जो है 1838 ईस्वी में इस लेख को मतलब पढ़ने में सक्षम हुए हैं। सबसे पहले इन्हीं को माना जाता है कि जेम्स प्रिंसेप है जो है ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़े हैं। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा इनके संरचना पर कि आखिर ये स्तंभ किस तरह से होते थे, इनके अलग अलग अंग क्या क्या, उनके नाम क्या हैं। ध्यान दीजिएगा कि इस स्तंभ के दो भाग माने गए हैं। एक तो गोलालाट, जो दूसरा भाग माना गया है वो है परगहा। ठीक, पहला गोलालाट है, दूसरा परगहा है। अब देखो कैसे माना गया है। मान लीजिए संरचना पर अगर देखते हैं, ये इस तरह का कोई पिलर है, मान लीजिए इस तरह से। ठीक है, और ये नीचे से मोटा होते हुए ऊपर पतला होता गया है। ठीक है, फिर यहाँ इस तरह से एक डिजाइन बना होता था। ठीक, इसको हम मेखला बोलते हैं। ये मेखला होती है, और ये क्या होता है? गोलालाट होता है, गोलालाट। फिर इसके ऊपर इस तरह से उल्टी घंटी नुमा जो है एक डिजाइन होता है, जिसको हम बैठकी बोलते हैं। ये बैठकी है। ठीक, फिर इसके ऊपर एक और राउंड में इसे बना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंठ, कंठ बोलते हैं। फिर इसके ऊपर राउंड में जो है इस तरह से बना होता है, इसको हम बोलते हैं चौकी। ठीक, फिर इसके ऊपर किसी भी आकार का, मान लीजिए कि एक शेर को हम बैठा रहे हैं, थोड़ा सा पेन टाइप से काम कर रहा हूँ ना, तो प्रॉब्लम होगा, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। इस तरह से मान लीजिए कोई शीर्ष पर कोई जानवर बैठाया जाता था, इसको बोलते हैं शीर्ष। इस तरह से। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो है, ये तो गोलालाट है ही है। ठीक है, इतने इतने भाग को हम क्या बोलते हैं? पहला भाग गोलालाट हो गया। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसी को बोलते हैं परगहा। यही है परगहा। कभी कभी सवाल भी पूछता है कि मौर्यकालीन स्तंभों को, उनके नाम को दे देगा, 4-5 नाम दे देगा, बोलेगा कि नीचे से ऊपर के क्रम में इनको बैठाइए। तो सबसे पहले हो जाएगा गोलालाट, फिर मेखला, फिर बैठकी, फिर कंठ, फिर चौकी, है ना, फिर शीर्ष। ऐसे ऐसे हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर नीचे से ऊपर के क्रम में दे रहा है तो सबसे पहले हो जाएगा लाट, यानी कि गोलालाट, फिर मेखला, फिर उसके बाद जो है बैठकी, फिर उसके बाद कंठ, फिर आगे बढ़ेंगे तो चौकी होगा, फिर उससे और ऊपर बढ़ेंगे तो एक शीर्ष मिलेगा, जिस पर अलग अलग जानवर बनाए गए हैं। तो ये रहे कुछ इस तरह के स्तंभ।
अब हम बात करते हैं कि ये आखिर स्तंभ कहाँ कहाँ मिले हुए हैं, कहाँ कहाँ पर किस किस तरह के स्तंभ बनाए गए हैं। इनके स्तंभ कई जगहों पर मुख्य रूप से बनाए गए हैं। जो खास स्तंभ है उन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जो पहले स्तंभ की हम बात करते हैं, एक स्तंभ है लौरिया नंदनगढ़। लौरिया नंदनगढ़। लौरिया नंदनगढ़ का स्तंभ जो है इस समय पश्चिमी चंपारण में है। चंपारण, ठीक है, पश्चिमी चंपारण यानी कि बिहार में है। ठीक, और इसके शीर्ष जो हैं वो जो शीर्ष युक्त है, एक सिंह है यानी कि एक शेर है उस शीर्ष पर, शीर्ष युक्त शेर। ठीक है, शीर्ष युक्त सिंह है, एक ही सिंह है, ध्यान दीजिएगा। और जो चौकी, गोल चौकी बनी होती थी, उस चौकी पर बीच में पंक्ति में जो है हंस की पंक्तियां हैं, हंस की पंक्तियां हैं। कहाँ पर? चौकी पर। ठीक, चौकी पर हंस की पंक्तियां हैं। और दूसरा जो स्तंभ है वो है रामपुरवा का स्तंभ, रामपुरवा का स्तंभ। ठीक है, स्तंभ ये भी बिहार में है। रामपुरवा का स्तंभ कहाँ है? बिहार में। इसके शीर्ष पर बैल है, बैल है इसके शीर्ष पर। ठीक, उसके बाद जो चौकी है, जहाँ पर लौरे नंदनगढ़ के चौकी पर हंस की पंक्ति थी, तो इसके चौकी पर जो है कमल का पुष्प है, यानी कमल पुष्प है, लाइन से बना हुआ है। और ये जो फिलहाल में इसका जो शीर्ष रखा गया है वो राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में है। राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली। ठीक, इसी के दरवाजे पर रखा गया है, बाहर गेट पर। ये इस तरह का है। एक और स्तंभ है जो बहुत फेमस है, सारनाथ का स्तंभ। सारनाथ का स्तंभ, ये स्तंभ तो पता ही है, सारनाथ का स्तंभ है तो सारनाथ में है। सारनाथ कहाँ है? वाराणसी। ठीक, इसके शीर्ष पर चार शेर हैं, मतलब चार शेर हैं, चार सिंह हैं। ठीक है, और चौकी पर जो है, इसके चौकी पर जो साइड साइड में चौकी पर बने हुए हैं कुछ जानवर हैं, जैसे कि उसमें है शेर है, हाथी है, बैल है, फिर घोड़ा भी है। ठीक, इस तरह से। और इन्हीं जानवरों के बीच में, जैसे यहाँ शेर है, फिर यहाँ हाथी, तो इसके बीच में चक्र है, अलग अलग जो है इन्हीं के अलग अलग बीचों में चक्र है। ठीक, इस तरह से कुछ है। उसके बाद जो है अगला और स्तंभ आता है 4 नंबर का, रुम्बिन देई स्तंभ है। रुम्बिन देई स्तंभ, ये रुम्बिन देई स्तंभ फिलहाल में नेपाल में है। नेपाल में है, और इसके शीर्ष पर जो है अश्व है, यानी घोड़ा है। ठीक है, शीर्ष पर अश्व है। और इस तरह से मतलब और भी स्तंभ हैं, ढेर सारे हैं, जिनके बारे में अलग अलग स्तंभों पर थोड़ा सा हम चाह रहे हैं कि उनके इमेज के साथ, यानी कि विजुअल के साथ में अगर हम डिस्कशन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये तो कुछ इस तरह के इंट्रोड्यूस कराया हूँ कि इस तरह के स्तंभ के संरचना होते हैं, और ये इस तरह के स्तंभ जो है अलग अलग जगहों पर पाए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इन स्तंभों को पहचानने का तरीका हम बता रहे हैं आपको कि उनको पहचानेंगे कैसे। 2 तरीके से पहचानेंगे। एक तो जो स्तंभ का जो शीर्ष होता है, अलग अलग स्तंभों पर अलग अलग शीर्ष पर जो है जानवर बनाए गए हैं। जैसे कहीं के स्तंभ पर जो है अश्व बनाए गए हैं, जैसे कि रुम्बिनिदेई के स्तंभ जो नेपाल में है
उसके शीर्ष पर जो है अश्व बनाया गया है, यानी कि घोड़ा बनाया गया है। फिर सारनाथ के स्तंभ को लेंगे तो उनके शीर्ष पर जो है 4 शेर बनाए गए हैं। इन तरह से हम इनको अलग-अलग जगहों के स्तंभों के बारे में हम थोड़ा-सा पहचान कर सकते हैं। और दूसरा जो पहचान करने का तरीका है, वो ये है कि जो उनकी चौकी होती है, चौकी के पट्टिका पर जो कुछ मोटिफ डिज़ाइन बने होते थे। मोटिफ डिज़ाइन क्या है, जो जानवरों को अंकित किया जाता था। जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं कि सारनाथ के जो चौकी पर जैसे हाथी है, शेर है, बैल है, घोड़ा है, ये चीज़ देखने को मिलेगा। फिर आप दूसरे स्तंभ की बात करते हैं, जैसे लौरिया नंदनगढ़ है, उसके चौकी पर हंस की पंक्तियाँ बनाई गई हैं। तो इन दोनों तरीके से हम अलग-अलग जगहों के स्तंभों के बारे में विभिन्न तरीके से पहचान कर सकते हैं कि यहाँ के ये स्तंभ है, यहाँ की ये स्तंभ है, इस तरह से है। अब हम जो अगला बात करने वाले हैं, वो है स्तूप के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर स्तूप है क्या? ध्यान दीजिए, ये सारी कलाएँ जो अभी तक पढ़ रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ राजप्रसाद को छोड़कर अभी जो स्तंभ के बारे में पढ़ रहे हैं, वो भी सम्राट अशोक के ही समय का है। और जो अभी स्तूप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ये भी सम्राट अशोक के समय का ही पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा-सा देखते हैं। ये जो स्तूप बनाए जाते थे, ये समाधिनुमा भवन के आकार के होते थे। समाधिनुमा भवन के आकार के होते थे, ठीक? अब बुद्ध की स्मृति अवशेष को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते थे। यानी कि जैसे कि उनके हड्डियां हैं, उनके कुछ पात्र हैं जैसे कि, और चरण पादुका है, अलग-अलग तरह के उनके चीज़ों को जो है वहाँ दफनाया जाता था। यानी कि हम महापरिनिर्वाण का एक तरह से ये एक सिंबॉलिक फॉर्म होता है, इस तरह से हम समझ सकते हैं, ठीक है? उसके साथ-साथ जो है इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है ढेर। ढेर या ढूहा, इस तरह से है, ठीक? अब स्तूप कितने प्रकार के होते हैं, थोड़ा ये जानने की कोशिश करते हैं। 4 प्रकार के स्तूप होते हैं। कौन-कौन सा है? नंबर 1 है शारीरिक स्तूप। शारीरिक स्तूप। इसमें क्या होता है? इसमें जो है भगवान बुद्ध की जो अस्थियां व शरीर होते होते थे, या फिर उनके शिष्यों के भी हम रख सकते हैं, उनके अस्थियों को और उनके शरीर के विभिन्न अंगों को दफनाया जाता था। जैसे कि एक तो अस्थियां हो गई, और विभिन्न शरीर के अंगों में जैसे कि नाखून है ना, बाल है, इस तरह से अलग-अलग चीज़ों को इस शारीरिक स्तूप में रखा जाता था। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि शारीरिक स्तूप, यानी कि शरीर से संबंधित चीज़ों को यहाँ पर दफनाया जाता था। दूसरा जो स्तूप है, मतलब दूसरे प्रकार का जो स्तूप है, वो है पारिभौमिक स्तूप। पारिभौमिक स्तूप। इसमें क्या होता था कि भगवान बुद्ध के द्वारा जो सामान यूज किए जाते थे, जो सामान प्रयोग में लाए जाते थे, उनको रखा जाता था। जैसे कि पात्र हैं इनके, ठीक? पात्र मतलब बर्तन, और चरण पादुका है, इस तरह का। ये सारी चीज़ें इस स्तूप में दफनाया जाता था। फिर जो तीसरा प्रकार का स्तूप है, वो है उद्देशिका। उद्देशिका स्तूप। इसमें क्या होता था, यानी कि भगवान बुद्ध जब अपने यात्रा में निकलते थे, तो उनके यात्रा से जो पवित्र स्थान होते थे, उन पर स्तूप बनाया जाता था। यानी कि हम कह सकते हैं कि यात्रा से हुए पवित्र स्थान, यात्रा से हुए पवित्र स्थान पर स्तूप बनाए जाते थे। अब उसमें कौन-कौन से यात्रा में पवित्र स्थान हुए थे? एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि सारनाथ है, ठीक? पहला धर्म उपदेश। फिर बोध गया है, ज्ञान की प्राप्ति इनको यहीं से मिली थी। फिर लुम्बिनी है, ठीक है?
फिर कुशीनगर है, इस तरह से, इस तरह के मतलब जैसे कि सारनाथ है, बोधगया है, लुम्बिनी है, कुशीनगर है, ये जो स्तूप माने जाते हैं ये उद्देशिका स्तूप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। और जो नंबर 4 का स्तूप आता है वो है संकल्पित या पूजार्थक स्तूप। संकल्पित, संकल्पित, संकल्पित है ये, आधा ला है ये, संकल्पित या पूजार्थक, पूजार्थक स्तूप। ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होते हैं कि जो छोटे छोटे स्तूप बनाए जाते थे, छोटे छोटे स्तूप, छोटे छोटे स्तूप बनाए जाते थे, यानी कि पूजा के लिए बनाए जाते थे वो, ध्यान दीजिएगा। तो ये रहे स्तूप कुछ इस तरह से, यानी कि अलग अलग तरह के स्तूप हैं। और जैसे कि 4 नंबर के 4 टाइप के स्तूप होते हैं, उसमें कौन कौन से स्तूप होते हैं वो बताया भी गया है। अब हम पढ़ते हैं इनके स्तूप कहाँ कहाँ से मिले हुए हैं उनके बारे में। जैसे कि हमें लगता है कि इससे पहले थोड़ा इनकी संरचना को अगर जान लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो संरचना के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि इनके संरचना कैसे होते थे, तब थोड़ा सा पढ़ेंगे अलग अलग जगहों की स्तूप के बारे में। कुछ इस तरह के संरचना होते थे, जैसे कि ये है कुछ इस तरह का डिजाइन, फिर ये है, ये है, इस तरह से है। इस तरह से कुछ डिजाइन है इसमें। ठीक। और उसके बाद जो है इसमें इस तरह का भी कुछ बना होता है। अब इनके नाम बता रहे हैं अभी। फिर इस तरह से होता है, इस तरह से, फिर इस पर ये होता है इस तरह से। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक सीढ़ी होती है इस तरह से अंदर जाने के लिए। ये जो डिजाइन है ना, ये रेलिंग टाइप का, इसको वेदिका बोलते हैं। और ये तो सोपान है ही है, सोपान मतलब सीढ़ी। फिर उसके बाद जो है ये जो ब्लैक किया हूँ, मतलब ये कुछ डार्क किया हूँ, ये लो स्थान, इसको बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ, इसको बोलते हैं मेधी। मेधी को ही प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं, मेधी। ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं प्रदक्षिणा पथ। ठीक। उसके बाद इसको बोलते हैं अंड, और ये वाला है हर्मिका, और इसको बोलते हैं यष्टि, और इसको बोलते हैं छत्र। और एक चीज और है, जैसे कि ये जो है तोरण द्वार है। ठीक। ध्यान दीजिएगा, एक चीज बहुत खास जरूरी है, ये जो तोरण द्वार है, ये जो तोरण द्वार है, ये सम्राट अशोक के समय में नहीं बने थे। यानी कि जो सम्राट अशोक के समय में स्तूप बने थे, खास तौर पे वो ईंटों से बने थे, ईंटों में बने थे। दूसरा बात कि बहुत छोटे और कम एरिया में बनते थे, यानी कि ये इस पूरे के पूरे स्तूप जो है ईंटों में बने होते थे, या फिर जो हर्मिका बनती थी ये लकड़ी में बनती थी, लकड़ी वगैरह यूज करते थे। लेकिन इनकी जो जीर्णोद्धार की बात आती है या फिर विकास की बात आता है, तो वो शुंग के समय में आता है, जो कि हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और इनके बारे में अलग अलग से स्तूप के बारे में थोड़ा डिटेल भी, विजुअल के साथ में डिटेल से अध्ययन करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। फिलहाल एक इंटरव्यूज की तरह परिचित करा रहे हैं कि इनके आकार आखिर में कैसे होते हैं, या फिर सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं, थोड़ा अवगत करा देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। कभी कभी सवाल पूछता है कि स्तूप के नीचे से ऊपर तक जाने के क्रम में लगाइए। फिर कभी कभी पूछता है कि अलग अलग नाम दे देगा, उसमें से कोई ऐसा नाम दे देगा जो स्तूप से संबंधित नहीं होता है, वो किसी हिंदुइज्म के मंदिरों से संबंधित कोई नाम दे देगा,
और बोलेगा कि जो है इसमें से कौन सा ऐसा नाम है जो बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। तो जब इन सारे नामों को आप जाने रहेंगे तब वो सवाल आप सही कर पाएंगे। तो इस तरह से कुछ इनके होते हैं, जो इनके बनावट होते हैं, यानी कि संरचना जो होते हैं पहचान करने के, स्तूप आखिर में क्या है, वो चीज़ होते हैं। अब हम लोग जो आगे पढ़ते हैं वो है कुछ प्रमुख स्तूप जो अलग अलग जगहों पर मिले हुए हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। प्रमुख स्तूप में पहला स्तूप जो आता है वो सांची स्तूप आता है। थोड़ा ज़्यादा फेमस है इसलिए थोड़ा इसका नाम ले रहे हैं, सांची स्तूप। देखिए सांची स्तूप जो है ना, ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में रायसेन जिला में, रायसेन जिला, ठीक। और बेतवा नदी के किनारे है ये, बेतवा नदी। और भोपाल से 40 किलोमीटर दूरी पे है, भोपाल से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। और वेशनगर व विदिशा से, वेशनगर व विदिशा से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। कभी कभी मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ, सवाल कभी कभी करता है कि सांची स्तूप सबसे समीप किसके पास है, तो वो हो जाएगा बेसनगर व विदिशा। और कभी कभी ऑप्शन में नहीं देता है बेसनगर व विदिशा, तो वो हो जाएगा भोपाल। इन चीज़ को ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सांची स्तूप को, यानी कि जिस जगह पर था ये, इसको प्राचीन साहित्य में काकनाड व चेतीय गिरी कहा गया है। काकनाड व चेतीय गिरी कहा गया है। सवाल कभी कोई पूछता है, ठीक। ये जो स्तूप होते थे, अभी इससे पहले बताया गया है कि अशोक के समय में ये ईंट में निर्मित होते थे, यानी कि इनमें कोई रेलिंग वेस्टनी नहीं होती थी, ना तो कोई रेलिंग होती थी और ना ही जो है वेस्टनिंग, मतलब कि वेस्टनी होती थी। ये सब कुछ नहीं होता था, तोरणद्वार भी नहीं होता था। ये सारी चीज़ें पता है कब मिले हैं, ये शुंग में मिले हैं। ये शुंग जब काल आता है तो इन्हीं लोगों ने जो है इसके जीर्णोद्धार मतलब किए हैं। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, जो थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ये तो रहा सांची के स्तूप। सांची के स्तूप को थोड़ा सा एक चीज़ और जान लेते हैं इसके बारे में, कि इस स्तूप को जो जनता के सामने पेश किए हैं या फिर जो जिक्र किए हैं, यानी कि थोड़ा सा इसका जो हम कह सकते हैं खोज के बारे में, तो एक व्यक्ति थे, उनका नाम था जर्नल टेलर। जर्नल टेलर, इन्होंने जो है 1818 ईस्वी में इस स्तूप की खोज की। सीधी बात इतना ही जानिए, बाकी इसके बारे में जो डिटेल अध्ययन होगा वो इमेज के साथ में होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगला स्तूप की बात करते हैं, स्तूप नंबर 2 का, जो है धर्मराज का स्तूप। धर्मराज का ये स्तूप जो है सारनाथ में है। सारनाथ यानी कि वाराणसी। और एक और धर्मराज का है, ये जो है तक्षशिला में है। तक्षशिला यानी कि पाकिस्तान। देखो आ गया ना बात, समूचे भारत वाली बात जो मैं बोल रहा था। पाकिस्तान, नेपाल, नेपाल में अभी देखेंगे आपने रुम्बलदेही का वो जो स्तंभ मिला है। अभी ऐसे अलग अलग जगहों के नाम आएंगे। फिर एक है चौखंडी स्तूप। ये जो है ये भी सारनाथ में है, वाराणसी। और एक स्तूप है धमेख। ये भी यहीं पर है, सारनाथ वाराणसी में। एक और खास स्तूप है भरहुत, ये भी बहुत फेमस है,
सांची के बाद भरहुत का ही नंबर आता है, जो थोड़ा सा ज़्यादा ही जिक्र होता है। ये भरहुत, ये भी मध्य प्रदेश में है, सतना जिले में। सतना जिले में है। इसका जो खोज किए थे 1873 में, कौन किया था? आप लोग कमेंट में बताइएगा। हालांकि हमको पता ही है, सारा चीज़ हम ही बता देंगे तो आप लोग क्या करेंगे। उसके बाद जो है एक और स्तूप का नाम लेते हैं, पिपराहवा स्तूप। पिपराहवा स्तूप, ये सिद्धार्थ नगर में है। सिद्धार्थ नगर, सिद्धार्थ नगर यहाँ यूपी में पड़ता है। और ये भारत का सबसे प्राचीन स्तूप माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, पिपराहवा स्तूप भारत का सबसे प्राचीन माना जाता है। इसकी खोज 1898 में विलियम क्लैक्सटन पेप्पे ने किया है। यानी कि 1898 में विलियम क्लैक्सटन, आधा का लॉ, क्लैक्सटन पेप्पे, इन्होंने जो है इसकी खोज की है। फिर अगला जो स्तूप आता है अमरावती, यानी कि दक्षिण भारत में बहुत फेमस है वो अमरावती स्तूप। ये है गुंटूर जिले में, यानी कि आंध्र प्रदेश, गुंटूर जिला। इसकी खोज जो किए थे वो हैं 1797 ईस्वी में कर्नल मैकेंजी। 1797 में कर्नल मैकेंजी, ठीक है, मैकेंजी है, थोड़ा इधर लिख दे रहे हैं, मैकेंजी। फिर एक और स्तूप आता है केसरिया स्तूप। ढेर सारे स्तूप हैं। केसरिया स्तूप ये है चंपारण में, यानी कि बिहार, ठीक। ये भारत का सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है, भारत का सबसे बड़ा। तो ये कुछ इस तरह के आपके स्तूप हैं और स्तंभ हैं। ध्यान दीजिएगा, खास मुख्य बिंदु क्या है कि इन स्तूपों का जो सम्राट अशोक निर्माण करवाए थे वो ईंटों में करवाए थे। दोबारा बता दे रहा हूँ, ईंटों में करवाए थे। उसमें ना तो कोई रेलिंग होती थी, न वेस्टनी होता था, ना तो तोरण द्वार होता था। समझ रहे हो? मतलब सम्राट अशोक जो है, यानी कि ईंट का प्रयोग में विशेष कोई रेलिंग नहीं होता था, न वेस्टनी होता था, न तोरण द्वार होता था। अगर हम इनका जिक्र करते हैं तो आगे करते हैं, जो कि आएगा शुंग। इसमें हम लोग जो है पढ़ेंगे इनके अलग अलग विकास काल के बारे में, कैसे कैसे ये लोग जो है यूज किए हैं। शुंगों ने जो है आया तो उसमें पत्थर के रेलिंग लगवाया, बेस्टनी बनवाया, वेदिका बनवाया, तोरण द्वार बनवाया, सारा चीज़ किया। तो अशोक ने इस तरह से कुछ मतलब निर्माण करवाए हैं, जो अपने काल में करवाए हैं। बाकी हम लोग जो इससे बाद की बात करेंगे वो मौर्यकालीन गुफाओं के बारे में बात करेंगे और उनके मूर्तियों के बारे में बात करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वाले क्लास में।